अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के बावजूद इमरान खान अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रहे हैं, उसे चैलेंज कर रहे हैं कि वो उनके खिलाफ सियासी मैच अब नहीं जीत सकती। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही भी जलसों में उनके साथ हैं। कल अदालत में पेशी के मौके पर इमरान खान ने कहा था कि मैं हर रोज़ ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा हूँ। फिर सरगोदा के जलसे में कहा कि जितना मुझे दीवार से लगाएंगे मैं उतना ही ताकतवर हो जाऊंगा। ये भी कहा कि मैंने 4 लोगों के नाम लिख रखे हैं जिन्होंने बंद कमरे में ये साजिश की कि मुझे रास्ते से हटा दिया जाए। अगर मुझे कुछ हुआ तो कौम उनको नहीं छोड़ेगी। और आज गुजरात में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने यह बात तो नहीं दोहराई, लेकिन हुकूमत से ये ज़रूर कहा कि अब मैच का वो वक्त आ गया है कि आप जो मर्जी कर लो, आप जीत नहीं सकते। मेरे कारकुनों पे जितनी FIRs काटेंगे, मैंने सिर्फ ये कहा कि जो शबाश गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ, जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके ऊपर मेरे ऊपर दहशतगर्दी का इन्होंने दफा लगा दी। जो मर्जी आप करें, ये मैच का वो वक्त आ गया है कि PDM आप सब जो मर्जी कर लो, अब आप जीत नहीं सकते। तो बात करेंगे हमारे साथ सीनियर साहब तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं, हामिद मीर साहब मौजूद हैं जो सैलाबज़दा इलाकों का दौरा भी करके आए हैं और उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी करके आए हैं, उस पर भी बात करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, 4 लोग उनके नाम लिख कर रख दिए हैं, बंद कमरे में मेरे खिलाफ साजिश हुई, अब जीत मुझसे नहीं सकते हैं। ज़ाहिर खान साहब के जलसे भी बड़े बड़े हैं, महंगाई का तूफान है जो कि जिसका हुकूमत को सामना है, आवाम को सामना है, और उस पर भी वो बयानियाँ बना रहे हैं। आपके ख्याल में अब ये कॉन्फिडेंस दुरुस्त है उनका कि वाकई जीत अब उनसे नहीं सकती है PDM? देखें, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। अभी तक तो खान साहब जो हैं अपनी पैदा की हुई उलझनें जो हैं उनसे निपटने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सियासत जो है वो सैलाब जो है उसमें भी ख़त्म नहीं हो रही। ये शाहजेब साहब, मेरी ज़िंदगी में पहला इत्तफाक है। मैंने बड़े बड़े क्राइसिस देखे हैं, जंगें, ज़लज़ले, सैलाब, हर आजमाइश के मौके पर कौम मुत्तहिद होती रही है, उसके लीडर जो हैं यक ज़ुबान होते रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना शदीद सैलाब आया है, बारिश का एक अज़ाब नाजिल हुआ है और 3 करोड़ लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं, और लोग, सैकड़ों लोग मर चुके हैं और जायदादें तबाह हो चुकी हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, फसलें उजड़ चुकी हैं, मवेशी हलाक हो चुके हैं। ऐसे माहौल में भी हम एक दूसरे को बख्शने पे तैयार नहीं हैं, सियासत छोड़ने पे तैयार नहीं हैं, और हर कोई तलकीन करता है कि सैलाब के मौके पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। और आज हम सदर मुमलकत से मिले और उन्होंने भी ये बात कही कि सियासत जो है नहीं होनी चाहिए, सैलाब के मौके पर लोगों की खिदमत होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये हो नहीं पा रहा। कौम को अब भी तकसीम किया जा रहा है और ये नारे लगाए जा रहे हैं, और मुझे मालूम नहीं है कि ये ताकत के इजहार का कौन सा मौका है। अभी देखिए, इंतखाबात होने वाले हैं, खान साहब कई नशिस्तों पर खड़े हैं, वहाँ उनकी ताकत का इम्तिहान हो जाएगा। अगर लोग उनको मुंतखब कर लेंगे हर नशिस्त पर तो यकीनन वो नाकाबिल तस्खीर ठहरेंगे। और फिर इंतखाब जो है, कौमी इंतखाबात, वो भी कौन सा दूर रह गए हैं, तो वो भी इंतखाबात भी होने हैं। इस वक्त तो मौका है कि लोगों को मुत्तहिद किया जाए, उनके ज़ख्मों पे मरहम रखा जाए। ना हुकूमत ये बात सुन रही है, ना अपोजिशन सुन रही है। हामिद मीर साहब, आप बताइएगा कि ये जो 4 नाम हैं और जो उन्होंने बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड कर रख दिए हैं, अगर उन्हें कुछ हुआ तो वो सामने आ जाएगा, और बंद कमरे में साजिश हुई, ये कुछ किस पार्टी में किसी को पता है, इसमें कुछ हकीकत है? आपकी खुद भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, ये या वो ऐसे ही इस वक्त ब्लफ कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं, या ऐसा कुछ है जिसकी वजह से हुकूमत को भी डरना चाहिए और जो 4 नाम है उन्हें भी डरना चाहिए? कि मेरा इस वक्त माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान डूबा हुआ है, और मेरा ख्याल है कि जो सैलाब है वो है असल स्टोरी, जैसा कि शामी साहब भी कह रहे हैं। तो अब इमरान खान साहब के बारे में अगर आप बात करना चाह रहे हैं, तो इमरान खान साहब एक गैर मामूली सूरत हाल का शिकार हैं, और इमरान खान साहब जो हैं उनको डिस्क्वालिफिकेशन के ख़तरे का सामना है, उनको गिरफ्तारी के ख़तरे का सामना है। तो वो उसका मुकाबला करने के लिए जो भी एक सियासतदान करता है वो कर रहे हैं।
याद हो ना कि हुकूमत ने भी जो एक क्राइसिस की सिचुएशन है इसका अदराक करते हुए उसने भी फैसला किया हो कि चलो इमरान खान पे मुकदमे वगैरह दर्ज नहीं करते हैं, दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनाते हैं और मुकदमे नहीं बनाते हैं, लेकिन वो तो मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इस्लामाबाद के एक थाने में दफा 144 का मुकदमा भी बनाया गया इमरान खान साहब पे। तो ये इमरान खान साहब जो है वो अब अगर इस सूरत हाल में जलसे कर रहे हैं तो ये उनके ख्याल में, उनके हामियों के ख्याल में उनका राइट है, लेकिन जलसे उनको, मेरा ख्याल है अगर जलसे कर रहे हैं तो साथ ही साथ उनको रिलीफ का काम भी करना चाहिए। उन्होंने एक टेलीथॉन की है, उसमें वो उनका दावा यह है कि 5 अरब रुपया इकट्ठा हो गया, तो अब वो 5 अरब रुपया जो है वो सैलाब ज़दगान में तकसीम भी होना चाहिए। जहां तक उनके इस दावे का ताल्लुक है कि उन्होंने 4 लोगों के नाम लिखे हैं, तो जब भी किसी को ये खतरा होता है कि उसकी जिंदगी को या उसकी सियासत को कोई नुकसान पहुंचाने के दर पे है, तो वो इस तरह का काम करता है। इस तरह के काम पहले भी हो चुके हैं पाकिस्तान में। तो इमरान खान साहब के इस रिकॉर्डेड बयान से किसी को डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो इमरान खान साहब को किसी ने कोई हाथ तक नहीं लगाया, ना ही उनको किसी ने गिरफ्तार किया है, ना ही कोई अदालत का उनके खिलाफ कोई बड़ा फैसला आया है। इसके बावजूद अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं 4 नाम ले दूंगा, तो वो जो 4 लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि इमरान खान साहब उनके लिए खतरा है या नहीं है। मेरा जो ख्याल है वो ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो बड़े पॉपुलर हैं और उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं आ सकता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त बहुत से लोग गलत फहमी में हैं, ख्वाह वो इमरान खान है या वो हुक्मरान जमातें हैं, ख्वाह वो मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, उनको बड़ी गलत फहमी है। मैं इन सब को दावत देता हूं, इमरान खान साहब को, आसिफ जरदारी साहब को और बाकी सब जितने भी लोग अपने आप को बड़ा पॉपुलर समझते हैं, मेरे साथ चलें सैलाबज़दा इलाकों में, वहां इनको इनकी पॉपुलैरिटी का पता चल जाएगा। तो इमरान खान साहब ने अगर वाकई साबित करना है कि वो बड़े पॉपुलर हैं, तो किसी सैलाबज़दा इलाके में, बल्कि अपने ही सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे सैलाब आया हुआ है, नौशहरा में या चारसदा में या स्वात में कहीं पे जलसा कर लें, उनको पॉपुलैरिटी का पता चल जाएगा। शामी साहब, ये जो कॉन्फिडेंस है तहरीक इंसाफ का, आपके ख्याल में गलत कॉन्फिडेंस है? क्योंकि हमें माजी की तारीख तो देखा है, उनको मुतादिद दफ़ा तौहीन के मुकदमों का सामना रहा है इमरान खान साहब को। सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी थी, रियायत मिल गई थी। एक दफ़ा सिर्फ इलेक्शन कमीशन में ही माफ़ी मांगी है, मगर उसके बाद फिर उन्होंने तौहीन कर दी, फिर उनको उसका सामना है मुबैना तौहीन का। आपको लगता है कॉन्फिडेंस उनका गलत नहीं है कि इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं आ सकता है फैसला, वो इतने पॉपुलर है? देखिए, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है उसमें अदालत ने बड़े नरम रवैये का मुजाहरा किया है। अदालत को ये दरख्वास्त नहीं दी गई थी कि हम अपना मौक़िफ़ तब्दील करना चाहते हैं, उस पर असर नौ गौर करना चाहते हैं, हमें एक और मौका दिया जाए। इस दरख्वास्त के बग़ैर अदालत ने ख़ुद मौका दिया कि आप सोच लीजिए और 7 दिन गौर कर लीजिए और उसके बाद अपना जवाब जमा करा दीजिए। तो ये अदालत जो है वो तो उन्हें कोई सज़ा देने पे बदिद नज़र नहीं आती, वो तो मुआफ़ करने पर बदिद नज़र आती है, इसलिए उनको एक मौका दिया गया है। ये तो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो चैलेंज दे रहे हैं, वो ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि उनको सज़ा हो जाए। वो इश्तिहाल दिला रहे हैं अदारों को, अदालतों को, और कह रहे हैं कि किसी क्या मजाल है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। इससे तो मुझे मालूम होता है कि गोया सज़ा दिलाना मकसूद है, उकसाना मकसूद है, इश्तिहाल दिलाना मकसूद है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए खान साहब को, और कानून से का सामना करने के लिए कानूनी दायरे में काम करना चाहिए, और खान साहब को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। अदालत जो है वो उनके दर पे नज़र नहीं आती, अदालत से उनको बार बार रिलीफ मिल रहा है, अदालत उनको मौका दे रही है। और पॉपुलर लीडर्स जो होते हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो पसंदीदा बात भी नहीं होती, ख़ास उसे असूली तौर पर कुछ भी कहें। असूली तौर पर तो आपको मालूम है अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब एक मुकदमे में पेश हुए तो जज ने उनको या अमीरुल मोमिनीन कहकर मुखातिब किया। उन्होंने कहा ये पहली नाइंसाफ़ी है जो तुमने कर दी है इस मुकदमे में, मुझे मेरे नाम की बजाय अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा है। तो जब अदलिया ने यह कहा कि आप एक पॉपुलर लीडर हैं, उनसे हम तवक्को नहीं करते, तो उनकी पॉपुलैरिटी का जिक्र करके उनको एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया।
इसको लोगों ने को पसंदीदा निगाहों से नहीं देखा, लेकिन इससे यह तो मालूम होता है कि अदालत बज़िद नहीं है, उनके दर पे नहीं है, उनको मौका दे रही है अपनी गलती का एहसास करने का, और ये उनको एहसास करना चाहिए। अभी जो लिफाफे में बंद करके वो 4 नाम रख लेंगे, अगर खुदा न खास्ता नुकसान हो गया उसके बाद क्या होगा? कानून का तकाजा ये है कि वो नामों से कानून नाफिज करने वाले अदारों को आगाह करें, उनको नहीं तो अदलिया को आगाह कर दें, ताकि बर वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अगर कोई साजिश हो रही है उसकी सरकोबी की जा सके। बाद अज़ मर्ग वावेले से क्या फ़ायदा होगा? और हामिद मीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप ज़ाहिर सैलाब ज़दा इलाकों में गए, मुख्तलिफ सूबों में गए, आपने जो तफसीलात देखी हैं, क्या हमारी सियासी क़यादत को एहसास है इस तबाही का? और तबाही, क्योंकि आप 2010 में भी गए थे, किस मैग्नीट्यूड की है? 3-3.25 करोड़ आवाम अगर अभी मुतासिर हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसने फैलना है, एक बहरान आना है बीमारियों की सूरत में, खुराक की सूरत में, इसलिए फोकस इस पर होना चाहिए जो आप देख कर आए हैं? शाहजेब साहब, मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहूँगा कि हमारी जो सियासी क़यादत है उसको अभी तक ना तो एहसास है और ना ही उनको पता है कि तबाही का मैग्नीट्यूड क्या है। और शायद उसकी वजह यह है कि जो हुकूमत के इदारे हैं वो भी इस काबिल नहीं है कि वो इसको रिपोर्ट कर सकें। रिलीफ तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने इसको अभी तक रिपोर्ट भी सही नहीं किया। मैंने क्योंकि सक्खर के से आगे खैरपुर और उसके आगे भी बहुत से इलाकों में गया, उसके बाद फिर क्योंकि सक्खर का एयरपोर्ट जो है पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे फ्लाइट्स नहीं चल रही, तो मुझे सक्खर से वापस आना पड़ा बाई रोड। मैं वहाँ से गया राजनपुर से डीजी खान से फिर मैं इस्लामाबाद वापस आया हूँ बाई रोड। तो मैंने पूरा ये इलाका बाई रोड देखा है। आप यकीन करें कि सक्खर से लेके और डीजी खान तक जो सड़कें हैं दोनों तरफ पानी में डूबी हुई हैं, सरकारी दफातर दोनों तरफ पानी में डूबे हुए हैं, गांव के गांव दोनों तरफ पानी में डूबे हुए हैं। और मैं जिस भी गांव में गया हूं, मैंने जिस भी आदमी से बात किया कि आपके पास कोई हुकूमत का नुमाइंदा आया, वो कहते हैं जी हमारे पास कोई नहीं आया। ये सिर्फ जो रिपोर्ट हुई है, ये जो आप भी फिगर दे रहे हैं 3 करोड़ की, और आज मैं चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कह रहे थे जी मीडिया पैनिक ना फैलाए। भाई अभी तो मीडिया जो है वो सारी जगहों पे पहुंचा ही नहीं है, जो मुतासरा इलाके हैं अभी तक तो वो मीडिया की पहुंच में ही नहीं आए। तो आप कह रहे हैं कि हम पैनिक ना फैलाएं, हम तो अभी पहुंच ही नहीं पा रहे। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि मीडिया की भी कैपेसिटी नहीं है कि ये सारे का सारा जो ये क्राइसिस है, ये जो ट्रेजेडी है, इसको कवर कर सके। तो जो हुकूमत के फिगर्स हैं मैं तो उनको नहीं मानता। मेरे ख्याल से जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी तादाद जो है वो 3 करोड़ से ज्यादा है। बेघर अफराद जो हैं उनके बारे में जो हुकूमत का फिगर है वो बिल्कुल गलत है, वो उससे 2 गुना है। 2 गुना लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं। और जो अमवात हैं मैं उसको भी नहीं मानता। मैंने खुद इतनी लाशें देखी है, और वो लाशें जो हैं वो जाहिर बात है हम टीवी पे तो लाशें नहीं दिखा, बच्चों की लाशें मैंने इतनी ज्यादा देखी हैं। और वो लाशें जो हैं वो हुकूमत की फिगर में काउंटेड नहीं है। हुकूमत कह रही है जी 1300 के करीब लोग जो हैं वो अभी तक मारे गए सैलाब से। मेरे ख्याल से ये 1300 नहीं है, ये 2-2.5 हज़ार के करीब हैं, और जख्मी तो बहुत ही लातदाद है। तो ये जो अभी आप जो अफेक्टेड एरियाज है वहां तक पहुंचने में भी आपको कम से कम 1-1.5 माह लगेगा। पूरी हुकूमत वहां पे नहीं पहुंच सकती। और बार बार ये मैं कह रहा हूं कि हमारी सियासी क़यादत को इसका एहसास नहीं है। इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं, कभी सरगोदा में कभी गुजरात में। उनका अपना जो 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। आप उनको चाहिए पंजाब में जाएं। परवेज लाई साहब ने आज गुजरात में जलसा किया है। मैं परवेज लाई साहब से गुजारिश करता हूं कि वो डीजी खान में या वो राजनपुर में या रुझान में किसी जगह पे जाएं और जाके देखें, और अपने साथ सिक्योरिटी को ना रखें, फिर देखें उनके साथ क्या होता है। चीफ मिनिस्टर केपी के अपने इलाके में मट्टा में चले जाएं, स्वात का जो इलाका मट्टा है, महमूद खान साहब सिक्योरिटी को अपने साथ ना रखें, फिर देखें उनके साथ क्या होता है। मुराद अली शाह साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाएं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिंध में, अपने साथ सिक्योरिटी को ना रखें, फिर देखें उनके साथ क्या होता है। कुद्दूस बदिंजो साहब जो चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान है, नसीराबाद में चले जाएं बगैर सिक्योरिटी के, फिर देखें उनके साथ क्या होता है। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि ये जो सियासतदान जिस सूबे में हुकूमत कर रहे हैं, ख्वाह वहां पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है या वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या वहां पे बीएपी की हुकूमत है, लोग इनसे खुश नहीं है और लोग इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। लोग इनसे सख्त मायूस हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं। कैसे इलेक्शन होगा? मुझे तो हैरानी होती है उन लोगों से जो कहते हैं जी पाकिस्तान के मसले का फौरी हल इलेक्शन है। आप कैसे इलेक्शन करवाएंगे जब आधे से ज्यादा पाकिस्तान डूबा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, रेलवे लाइनें टूटी हुई हैं, पुल टूट गए हैं, एयरपोर्ट काम नहीं कर रहे, 2 सूबों का राब्ता जो है वो बाकी पाकिस्तान से कटा हुआ है। आप कह रहे हैं इलेक्शन करवा दें।
तो मैं तो बार बार यही कहूंगा इमरान खान साहब को भी और आसिफ जरदारी साहब को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी कि कहीं पे जाएं और बगैर सिक्योरिटी के वजह जाकर दिखाएं, आपको दिन में तारे नजर आ जाएंगे सबको। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक तरफ मुल्क में सैलाब से बुरी सूरत हाल है तो दूसरी तरफ मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है। आज सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर के तहत ज़रूरी अशिया की महंगाई के जो अददशुमार जारी हुए हैं उसके मुताबिक महंगाई 45.5% रही है इस हफ्ते। प्याज की कीमत में 42%, टमाटर की कीमत में 13%, मूंग की दाल की कीमत में 8% का इजाफा हुआ। अंडे, मुर्गी, आटा सभी की कीमतें बढ़ी हैं। हालिया सैलाबों के बाद मुल्क में महंगाई में मजीद इजाफे के खदशात का इजहार किया जा रहा है और IMF ने प्रोग्राम बहाली के बाद जो पाकिस्तान की कंट्री रिपोर्ट जारी की है उसमें भी बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अवामी एहतजाज और अदम इस्तेहकाम से खबरदार किया है। साथ ही साथ इस माली साल के लिए महंगाई का टारगेट बढ़ाकर 20% कर दिया है। खदशे का इजहार किया है कि IMF प्रोग्राम की शराइत पूरी करने में अब भी खतरात मौजूद हैं, जिसमें सबसे बड़ा खतरा यूक्रेन की जंग के बाद तेल और खाने पीने की अशिया की बढ़ती कीमतें और दुनिया में सख्त फाइनेंशियल हालात है, जिसका बोझ पाकिस्तान की मईशत पर भी रहेगा और उससे डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर और बैरूनी इस्तेहकाम को खतरात लाहक रहेंगे। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा इलेक्शन के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल और पेचीदा सियासी हालात की वजह से भी हुकूमत पर सियासी दबाव रहेगा, जिससे IMF प्रोग्राम की शराइत पूरी करने और रिफॉर्म्स करने में मुश्किलात इसलिए भी आएंगी क्योंकि मौजूदा हुकूमत एक बहुत कम अक्सरियत और कमज़ोर सियासी इत्तेहाद पर कायम है। साथ ही साथ मौसमियाती तब्दीलियों की तबाही के खतरात भी पाकिस्तान के लिए बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी पूरे मुल्क में मुसलसल एहतजाजी जलसे कर रहे हैं और पंजाब के हालिया ज़मीनी इंतखाबात में अपनी बढ़तरी दिखाने में कामयाब हुए हैं, मगर हुकूमत का इरादा मुद्दत पूरी करने और अगस्त 2023 के बाद ही इलेक्शन कराने का है। ये सारे के सारे मामलात हैं। खुद IMF शकूक का इजहार कर रहा है कि हुकूमत जो वादे किए हैं वो कैसे पूरे करेगी। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना है, कैसे ये वादे पूरे होंगे। मुल्क वैसे ही एक बहुत ज़्यादा महंगाई और सैलाब की लपेट में है, जिसकी वजह से पहले ही बहरान का सामना है। तो मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से आने वाला सैलाबी रेला मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तबाही मचाने के बाद अब सिंध में दाखिल हो रहा है। एक तरफ जहां मुल्क के बड़े हिस्से में सैलाब से होने वाली तबाहियों के बाद बहाली का काम जारी है, वहीं मुल्क के जनूबी इलाकों में सैलाब के मुमकिन खतरात के पेश नज़र अवाम नकल मकानी पर मजबूर है। सिंध में पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि दरियाए सिंध में पानी के बहाव में तेज़ी की वजह से दादू डिस्ट्रिक्ट में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है, जिसके बाद दादू के इतराफ में दीगर इलाकों को खाली कराने की कोशिशें जारी हैं। खैरपुर नाथन शाह में पानी की सतह 10 फीट तक पहुंच चुकी है, जबकि शहदाद कोट से आने वाले सैलाबी रेले ने 1.5 लाख आबादी वाले शहर मेहड़ को चारों तरफ से घेर लिया है, जिसकी वजह से मेहड़ का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। मेहड़ को सैलाब से बचाने के लिए बनाए गए हिफाजती बंद पर भी पानी का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है, जिसके बाद मेहड़ को खाली कराने के लिए भी कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। दादू के इलाके जोही के इर्द गिर्द भी पानी जमा होने की वजह से वहाँ 50,000 की मकामी आबादी और 10,000 के करीब पनाह गुज़ीन महसूर होकर रह गए हैं। कंबर शहदाद कोट की तहसील वारा को भी खाली कराने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि शहरियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध में 30 लाख से ज़ायद कच्चे मकानात तबाह हो चुके हैं, जबकि पक्के घर भी रहने के काबिल नहीं हैं। पूरा सिंध दरिया बना हुआ है, खुश्की और दरिया का फ़र्क ख़त्म हो गया है। 2010 का सैलाब भी था जो रिवर फ्लड था, 2011 का भी लेफ्ट बैंक का सैलाब था, फिर 2020 का सैलाब भी था, 2012 में भी आया था। इन सबको अगर साथ भी मिला लेना तो इस वक्त सैलाब उनसे बड़ा है। 470 डेथ्स हो चुकी, 8,314 इंजरीज हो चुकी हैं। 30 लाख से ऊपर कच्चे मकानात हैं सूबे सिंध में। कोई एक घर भी किसी भी जगह पे कच्चा मकान नहीं बचा है। अगर कोई कच्चा मकान बिल्कुल गिरा नहीं है तो इस पोजीशन में नहीं है कि वहाँ पे लोग रह सकते हैं। जो पक्के मकानात हैं वो भी कई जगह पे ऐसे हैं कि उनको इतना डैमेज हुआ है कि वो रहने के काबिल नहीं है। कश्मीर से लेके और कराची तक, बलूचिस्तान के बॉर्डर से लेके और समंदर तक और हिंदुस्तान के बॉर्डर तक दरिया सिंध बह रहा है हर जगह पे। आपको फर्क नहीं पता चलता कि दरिया शुरू कहाँ होता है और खत्म कहाँ हो रहा है। सैलाबों से मुल्क को 10 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है, और ये अभी सिर्फ इब्तिदाई तखमीना है, क्योंकि आइंदा चंद हफ्तों में मजीद बारिशों और सैलाबी रेलों की पेशगोई की जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहले ही आने वाले दिनों में सैलाब से मुतासरा इलाकों में खसरा, टाइफॉइड, जिल्द, सांस और दीगर वबाई बीमारियों के फैलने की खदशे से खबरदार कर चुकी है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में रज़ाकाराना तौर पर काम करने वाली तंजीमों ईदी, अलखिदमत और JDC के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम उन इलाकों की सूरत हाल के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये वहाँ पर इन सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। JDC से ज़फ़र अब्बास, फैसल ईदी, सरबराह ईदी फाउंडेशन और सदर अलखिदमत फाउंडेशन मोहम्मद अब्दुल शकूर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।
अब्दुल शकूर साहब, ज़ाहिर है शुरू में जो सूरत हाल थी, हुकूमत का भी मौक़िफ़ था कि बहुत ज़्यादा पानी आया है और इस वक्त अचानक इंतज़ाम करने पड़ रहे हैं, तो बैनुल अक़वामी इदारे भी कह रहे हैं कि ये एक इंतहाई एमरजेंसी की सूरत हाल है। अब इमदाद कम अज़ कम लोगों तक पहुँची है, उनकी जो शिकायत थी वो कहीं कम होती नज़र आ रही हैं, या तबाही इतनी बड़ी है कि अभी भी बहुत बुरे हालात हैं? यकीनन हालात तो बहुत ख़राब है जी। अभी जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए था उसका बहुत थोड़ा हिस्सा है जिस तक मदद पहुंच सकी है। मैं ये नहीं कह रहा खाने का और पानी का, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो पहुंचनी चाहिए थी वो अभी नहीं पहुंच सकी। अगरचे ये तबाही बहुत बड़े पैमाने पे हुई, लेकिन ये एक्सक्यूज़ इस बात का नहीं है कि NDMA और PDMA जो है उनकी तैयारी ना हो। ये बदकिस्मती है कि उनके यहाँ की बहुत सारी चीज़ें लैक करती थीं और उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि नॉर्मल हालात में भी जो तैयारी उनकी होनी चाहिए वो मौजूद होती। अल्लाह का शुक्र है NGOs ने इस गैप को बड़ी हद तक पूरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पहला मरहला था रेस्क्यू का, उसमें अलखिदमत के ये हमारी खुशकिस्मती है पूरे मुल्क में कराची से गिलगित तक हर जगह वर्कर मौजूद हैं। कोई तकरीबन 3,500 ट्रेंड वर्कर हैं। तो हमने रेस्क्यू में जो काम किया उसकी कौम ने बहुत कदर भी की और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद जो है कई हज़ार लोगों को हमने इसमें से पानियों से निकाल के और बड़े रिस्की मुकामात से निकाल के महफूज मुकामात तक पहुँचाया। शकूर साहब, अब ये जो मरहला है इस वक्त हमारा वो जो रिलीफ़ का है, तो ज़ाहिर है ये एक ऐसा मरहला है जिसमें हम ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं राब्ते में भी हूँ कई सारी ऑर्गेनाइजेशन से। अख़ुवत वाले हैं, सैलानी वाले हैं, सहारा वाले हैं, इसी तरह पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारी अगली एफ़र्ट सारी मिलजुल कर हों ताकि कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। ज़फ़र साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर है आप भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आवाम ने जो आपकी कॉल है उसके ऊपर ताउन भी किया है, आप ये बताते नज़र आए हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कम से कम कहा जा सकता है कि सैलाब ज़दगान को जो बुनियादी ज़रूरियात थी रेस्क्यू और रिलीफ में, उस तक कम से कम हुकूमतें भी और जो आप जैसी तंजीमें हैं वो कम से कम शिकायत पूरी करने में कामयाब हुई हैं, या इतनी बड़ी तबाही है कि अभी भी लोग बहुत बुरे हालात में हैं? ऐसा नहीं है कि उनकी बुनियादी खाने पीने की शिकायत हो, टेंट की शिकायत हो, वो बहुत ही कम लोग हैं जिनकी दूर हो पाई हैं। देखिए, मैं तो बहुत कम फिगर बोल रहा था, लेकिन कल फैसल ईदी भाई एक चैनल में मेरे साथ थे, उन्होंने कहा शायद 10% लोगों तक इमदाद पहुंची है, लेकिन मैं तो 5% का भी नहीं कह सकता। जहां देखें अब मौत का रक्स शुरू हो चुका है, क्योंकि देखें 6 दिन से ज़्यादा कोई क्या भूखा रहेगा, 7 दिन से ज़्यादा कोई क्या भूखा रहेगा, सड़कें नहीं हैं। आज ट्रांसपोर्ट वालों ने मीटिंग की है, मुझे आज 500 ट्रक रेडी फूड रवाना करना था। आप यकीन जाने बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स जो वजीरों के बेटे हैं, मिनिस्टरों के, कंपनियों के मालिकान, उन्होंने ये बोला हमारे ट्रक अवेलेबल नहीं है। जो गए सिंध पंजाब फंसे में वापस नहीं आ पा रहे, हमने जैसे तैसे सैकड़ों ट्रक रवाना किए। आज भी बात यह कि ये सैकड़ों ट्रक कितना खाना ले जाएंगे? 3 करोड़ लोग खुले आसमानों के नीचे हैं, सड़क पे सो रहे हैं। यही सड़क तकिया है, यही सड़क बिस्तर है, यही सड़क कंबल है, यही सड़क खैमा है, यही सड़क मच्छरदानी है। बात सिर्फ इतनी सी है, या भूख मार देगी या धूप मार देगी। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए हमने जितने खैमों के सिटी लगाए वो कितने खैमों की सिटी हैं, 500-500 खैमों की सिटी हैं। कल लड़काना 2 सिटी बनने जा रहे हैं हमारे, अभी हम सक्खर में बना। लेकिन देखें ये सिटी बनने से, ये जो हम 100-100, 150-150 ट्रक रोजाना निकाल लें, इससे कुछ नहीं होगा। अगर रोजाना 5000 ट्रक रेडी फूड रवाना होगा तो शायद 10 दिन बाद हम ये कह सकें कि हमने लोगों के पास 5-5 दिन का खाना, पहली इमदाद पहुंचा दी है। कहां है पहली इमदाद लोगों के पास? लोग खुले आसमानों के नीचे पड़े हुए। लोग सिर्फ इस वक्त अपने प्यारों को देख रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को बचा लूं, मैं अपनी मां को बचा लूं। जैसे तैसे सैलाब के बाद अपनी फैमिलियों को जमा किया है। मैं इस सूरत हाल में बार बार लोगों से कह रहा हूं कि भाई एक वक्त का खाना छोड़ दो, अपनी 2-2 रोटियां घर की जमा करो, 12 रोटी मुझे दो, मैं टिन पैक करा के भेजूंगा। कल मैंने ओपन ऐलान किया है, कराची में कोई भी फैमिली, कोई मोहल्ला, कोई बरादरी, कोई कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जो ट्रक भेजना चाहता है अपना सामान जमा करो, पूरे मोहल्ले से ट्रक का कन्वेंस JDC देगी। बल्कि इतनी भी ऑफर कर दी, अगर तुम्हारे मोहल्ले ने आधा ट्रक जमा किया, आधा ट्रक हम देंगे और ट्रक का पैसा भी हम देंगे। भाई हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोग मर जाएंगे।
आज मुझे इंडिया का मीडिया अप्रोच कर रहा है, मुझसे कह रहा है आप बैठिए हमें बताएं क्या हो रहा है। मैंने कहा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ये मेरे मुल्क के अंदर का मसला। एक आफत आई और इतनी बड़ी आफत आई है कि जिसको कोई तसव्वुर नहीं कर रहा था। किस मिनिस्टर का गांव बचा है, किस सेक्रेटरी का गांव बचा है, किस ब्यूरोक्रेट का गांव बचा है, कौन सी बस्ती बची है? बदीन बच गया, थोड़ा हैदराबाद बच गया, थोड़ा कराची बच गया, बस। बाकी आप जुनूबी पंजाब की बात करें, ना तौसा बचा, ना फाजिलपुर बचा, ना राजनपुर बचा, ना डीआई खान बचा। अगर आप बलोचिस्तान की बात करेंगे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही चला गया है। हम वहां पर ट्रक भेज रहे हैं, हमें 5-5 दिन हमारे अपने ट्रकों से रब्ता नहीं हो रहा है। वहां जो लोग इमदाद का इंतजार कर रहे हैं वो परेशान है। अरे मैं तो बार बार लोगों से बोल रहा हूँ, खुदा के वास्ते मीडिया पे बैठ के कच्चा राशन नहीं मांगो, इनको पकी हुई चीजें पहुंचाओ। इनके पास ना लकड़ी गीली है। हमारे जो किचन चल रहे हैं जिसमें हजार देगें बन रही हैं, आप यकीन करें बीच में हम उसकी लकड़ियां मुल्तान से ला रहे थे। इतना पानी है, कहीं इतना पानी है, कहीं सर से ऊपर पानी है। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। सारे घर चले जाएंगे, सारे स्कूल चले जाएंगे, खुश्क जगह ही नहीं है, कहीं खुश जगह नहीं है। खेमे बस्तियां लगाने के लिए 30-30 किलोमीटर दूर जगह ढूंढनी पड़ रही है। जो लोग मुतासरीन सड़कों तक पहुंचे हैं, उनके पाँव की हालत देखें। वो कसमें खाकर बोल रहे हैं कि हम सड़क तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर पैदल चले हैं, ये बच्चे हमारे कंधों पे हैं और ये एक पलंग हमने उठाया हुआ है। देखिए, कोई इस बात को क्यों नहीं मान रहा है कि इतनी बड़ी आफत आई है और अभी कुछ नहीं मालूम ये पानी कब उतरेगा। लोग इस बेबसी में बैठे हुए हैं कि उनको कोई आसरा नजर नहीं आ रहा है। अगर वो बेचारे इंसानी अलमिया का शिकार हो गए, ये बेचारे मर गए, तो मैं समझता हूँ हम सब अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे कि कोई हमारा पाकिस्तानी भाई भूख से कैसे मर गया, वो किसी वबाई मर्ज से कैसे मर गया, वो धूप बर्दाश्त नहीं कर सका। देखें, इतने पानी में है, दिन में साए में, सुबह हो रही है धूप में बैठे हैं, दिन हो रही है धूप में बैठे हैं, रात हो रही है धूप में बैठे हैं। हजारों कैंप कराची में लगे हैं पाकिस्तान में कि खुले आसमानों के नीचे हमारे पाकिस्तानी भाई। कोई इस जुमले को समझ क्यों नहीं रहा है? खुले आसमान का मतलब ये, मैं इस वक्त खुले आसमान के नीचे हूँ लेकिन थोड़ी देर बाद घर चला जाऊंगा। बहुत आम बात है ये ज़ाहिर बहुत अहम बात है। फैसल ईदी साहब, ज़ाहिर ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उसमें ये कि अगर तबाही तवक्कात से बड़ी थी, मगर हुकूमतों की कारकर्दगी उसके बावजूद तवक्कात के मुताबिक भी नहीं है। ये बात तो नज़र आ रही है, मुख्तलिफ इलाकों के लोग शिकायत भी करते नज़र आते हैं। मसला ये है जो कि ज़फ़र भी बता रहे हैं कि उनके पास तो पकाने के लिए भी इंतज़ाम नहीं है। अगर उन्हें कोई खाना पहुँचा भी दे पकाने के लिए, क्योंकि लकड़ियाँ गीली हैं, तो इस सूरत हाल में क्या किया जाए कि ये जो बात और जो तस्वीर ज़फ़र बता रहे हैं, और ज़ाहिर हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदे भी उन इलाकों से यही सूरत हाल बता रहे हैं, क्या किया जाए कि कम अज़ कम लोग जो हैं वो भूख के शिकार ना हो रहे हों, बीमारियों के ना शिकार हो रहे हों? हम सब जितनी भी एफर्ट कर लें, मैंने आपको कहा भी है कि लेस देन 10% लोगों तक ही पहुंच सके हैं। अभी भी 90% लोग जो है वो इस वक्त शदीद इंतजार में हैं कि उनकी मदद की जाए। मुझे नहीं लगता कि हम सब मिल के भी, हुकूमत पाकिस्तान और इंडियन इंटरनेशनल एड भी आएगी, तब भी हम पूरी मदद नहीं कर पाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अब 25-25 हज़ार रुपए मुतासरीन में तकसीम करना शुरू कर दिए हैं। दूसरी बात मैं कहूँ कि फूड सिक्योरिटी का इशू खड़ा हो चुका है। यहाँ पर खाने की किल्लत शुरू हो चुकी है। हमारे यहाँ लाखों टन गंदम जो हुकूमत सिंध की मौजूद थी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, वो खराब हो चुकी है पानी में डूब के। और दूसरा, खड़ी फसलें हमारी जो अनाज की थी, मतलब चावल की थी, वो लाखों एकड़ वो खत्म हो गई हैं। हमारी कॉटन खत्म हो गई है, ये और गन्ना खत्म हो गया। ये तीनों हमारी कैश क्रॉप्स थी। और हमारे वैसे ही हम इतने माशी बदहाली की तरफ जा रहे थे, इसमें ये चीज का होना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है और ये बहुत ही अलार्मिंग है। हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला पैदा होने वाला है। हमें जो इंटरनेशनल एड आ रही है या मदद आ रही है, उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो फूड की खरीदारी पर खर्च करना चाहिए। और लोगों की रिहेबिलिटेशन अपनी जगह है, बाकी जो भी मदद हो सके। और मैं पहले ही बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी ये कह रही हैं कि ये क्लाइमेट चेंज का जो है वो हम विक्टिम हैं और हमारा ये इसमें कोई कसूर नहीं है। पिछले साल भी जो अमेरिका में लंदन में जो है वो क्लाइमेट के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें गरीब सारे अमीर मुल्कों ने ये प्लेज किया था कि $100 बिलियन हम जो है वो क्लाइमेट चेंजेस के जो डिवास्टेशन है उस पर खर्च करेंगे, उसके रोकने के लिए खर्च करेंगे। उन्होंने अभी तक कोई भी कमिटमेंट पे पूरे नहीं उतरे।
हमें इनकी मदद की जरूरत है, कर्ज की जरूरत नहीं है। हमें ये कर्ज की शक्ल में ना दें, हमें मदद करें और हमारे जो कर्जे हैं उनको भी थोड़ा सा जो है वो हमें किस्तों की मद में जो है मतलब किस्तें जो है उनको डिले करें ताकि हम इस बड़ी सिचुएशन से निकल सकें, वरना हम बहुत खतरनाक सूरत हाल में पैदा होंगे और हमारी कमजोर इकोनॉमी इस सारी तबाही को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। शकूर साहब ये बताइएगा कि ज़रा चारों सूबों में क्योंकि आपकी तंजीम ऑपरेट कर रही है, रेस्क्यू रिलीफ की सरगर्मियों में मसरूफ़ है, सिंध के बारे में तो अभी भी ख़तरा कहा जा रहा है कि अभी जो सैलाबी रेला आ रहा है वो मज़ीद तबाही करेगा। तो आने वाले दिनों में एक तो रेस्क्यू रिलीफ के सिंध में और मसाइल रहेंगे और फिर पूरे मुल्क में जो तबाही आपने देखी है उससे ये खुराक का बहरान ये कितना बड़ा आने वाला है जिसकी वजह से पाकिस्तान को वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। खुराक का बहरान तो यकीनन जी एक बड़ा बहरान है और उसका अंदाज़ा शायद अभी तो नहीं किया जा सकता, लेकिन 2 महीने बाद उसका बहुत शिद्दत से अंदाज़ा होगा, इसलिए कि अभी ये जो फसल है चावल की ये भी तबाह हुई है और सिंध के अंदर तो मुझे बड़ा शदीद ख़तरा है कि आगे गंदम के बोने का मौसम भी गुज़र चुका होगा जब पानी खुश्क होगा, तो ये एक बड़ा धचका होगा इस हवाले से। लेकिन मेरा कहना असल में ये है कि हमें सबको, मीडिया को भी और NGOs को भी और बाकियों को भी फ्रस्ट्रेशन पे जाने से बजाय ये बहुत बेहतर होगा कि हम प्लानिंग में आएँ और ये देखें कि इस वक्त जो लोग मुसीबत में मौजूद हैं उसमें हम सारे मिलके क्या कर सकते हैं। मुझे पता है NDMA और PDMA वाले इस पे बिल्कुल हसास नहीं हैं, लेकिन ये जो हम तंजीमें हैं ये मिलके बहुत सारा काम कर सकते हैं। फैसल ईदी जहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है, अगर मैं और वो दोनों समझ लें कि ये एरियाज़ में उसने काम किया है और यहाँ मैं कर सकता हूँ और यहाँ जो है वो अखुवत वाले काम कर रहे हैं, तो हम एक बेहतर सिचुएशन के अंदर लोगों की सर्विस के लिए एक बहुत नुमायाँ सी सूरत कर सकते हैं। अदरवाइज़ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होंगी। देखिए, हम गवर्नमेंट का रोल कभी भी अदा नहीं कर सकते, हम जितना मर्ज़ी शोर मचाएं। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना है और बहुत सारी चीज़ें करनी है। हम तो उन गैप्स को पूरा करते हैं जिसमें मसलन ख़वातीन बड़ी मुसीबत में हैं, तो क्या हम उन्हें कोई किट फ्राहम कर सकते हैं? तो हमने बाकायदा उनके लिए किट तैयार की है। कोई 1 लाख तो कल से डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो जाएगा, फिर साथ साथ तैयार होंगी उन प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए या उन औरतों के लिए जो बेचारी जो बच्चों को दूध पिला रही हैं और इस तरह की सूरत कर रही हैं और बड़े उनका जो मसले हैं वो बहुत सीरियस मसाइल हैं। इसी तरह पानी को कैसे पहुंचाया जाए जो साफ़ हो, दवाई भी उसमें डाली जा सकती है, लेकिन हम बहुत अच्छा नेटवर्क कायम करके जहां तक पहुंचना मुमकिन है साफ़ पानी फिल्ट्रेशन प्लांट से उठा के, या हमारी जो कंपनियां बहुत सारी पानी का बहुत बड़ा बिज़नेस करती हैं, हम एक ड्राइव करके उनसे ये कह सकते हैं और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये काम आगे बढ़ेगा। मैं तो इसको बिलीव करता हूँ कि इंटरनेशनल हेल्प जितनी आती है वो ज़मीन पर पहुँचने से पहले एवेपोरेट हो जाती है, बुखारात बन के उड़ जाती है। पाकिस्तान को डेवलप करना है तो पाकिस्तानियों ने करना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का माशाल्लाह बहुत शानदार रद्द अमल है और वो वसाइल भी और इंसानी जो सूरतें हैं दोनों को फ्राहम करने के लिए तैयार है। मुल्क के अंदर भी ये सूरत है। हमें यकजहती करना है ऑर्गेनाइजेशंस को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ताजरों को, मीडिया को, और एक जहत देनी है ताकि हम लोग अपने मुल्क के इन पसमानदा लोगों को उठाएं। कोई सबब नहीं है कि 22 करोड़ लोगों में से अगर 3 करोड़ मुतासर हुए हैं तो ये उसका कितना हिस्सा बनता है? एक फैमिली को 1/4 फैमिली के बराबर काम करने की ज़रूरत होगी। मैं अल्लाह से बहुत पुरुम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी इस पे ओवरकम करेंगे और इसे इंशाल्लाह हम इस डेवलपमेंट के काम में आगे बढ़ेंगे। ज़फ़र ये बताइएगा कि अब कोई बेहतर तैयारी आपको कम से कम नज़र आ रही है हुकूमत की? अगर मज़ीद एक रेला आ रहा है तो वो मज़ीद तबाहियाँ मुमकिन तौर पर कर सकता है, खुदा ना खास्ता। कोई बेहतर तैयारी है इस दफ़ा हुकूमत की कि या आपको नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है अभी और ज़्यादा जो मुश्किलात हैं वो बढ़ेंगी और कोई ऐसी तैयारी नहीं दिख रही है ग्राउंड पर?
शादेब भाई देखिए, मैं आपके अभी जब प्रोग्राम में बैठ रहा था उससे पहले मेरे पास अभी फ़ोन आया है जिसके अंदर एक बुज़ुर्ग मुझे सिंध के इलाके जड्डो से फ़ोन कर रहा था, रोते हुए फ़ोन कर रहा था कि खुदा के वास्ते मच्छरदानी दे दो, हम मर जाएंगे। कह रहा है ये मच्छर हमें जीने नहीं दे रहे हैं। आप यकीन करें सैलाब ज़दा इलाकों में इतने बड़े बड़े मच्छर होते हैं। मैं सिर्फ एक अपील कर रहा हूँ, पूरी दुनिया से पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भाई इंतज़ार नहीं करें। ये जो बातें हो रही हैं ना टीवी पे कि अभी खेमे की ज़रूरत नहीं है, मच्छरदानी की ज़रूरत नहीं है, खाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर बनाएंगे। अरे मेरे भाई, जब ये बचेंगे तो घर बनाओगे, ये बचेंगे ही नहीं। कोई आदमी कितने दिन भूखा रहेगा, वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? अभी आफात फूट पड़ी हैं, कहीं हैज़ा फूट रहा है, कहीं खारिश फूट रही है, कहीं मलेरिया फूट रहा है, कहीं डेंगू आ रहा है। मैं इतनी सी बात करूंगा, डेंगू यहाँ हो जाए तो वाइट सेल नहीं मिलते उन लोगों को जिनके पास सड़क नाम की चीज़ नहीं है। मैं फिर बताऊं, मेरे जैसा इतना छोटा सा इदारा अगर 150-150, 200-200 ट्रक और 500-500 ट्रक रेडी मील रवाना कर रहा है, अगर हम सब मिल जाएं, हुकूमत मिल जाए, सारे मुखैर हजरात मिल जाएं, सब अपने अपने इलाकों से घरों से भेजे रेडी मील, तो भी शायद 10 दिन में पहली बार किसी एक आदमी को पका हुआ खाना नहीं मिलेगा। हम आगे की प्लानिंग नहीं कर सकते। हम अगले सैलाब का क्या करेंगे सोच के? ये जनाजे कौन दफनाएगा 1 करोड़? इनकी बात क्यों नहीं की जा रही? इन जिंदा लोगों को बचाना है। ये लोग किस आलम में, मैं आपको बता देता हूं। सड़क के किनारे मियाँ बीवी, बच्चे, माँ बाप खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। जैसे ही कोई गाड़ी देखते हैं आते हुए, मर्द भागना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं राशन आ रहा है, उनको बाद में पता चलता है ये तो पुलिस मोबाइल थी, ये तो एम्बुलेंस थी। फिर जब वो देखते हैं वाकई कोई राशन का ट्रक आ रहा है तो उसके आगे लेट जाते हैं। हमारी गाड़ियों के साथ हुआ है, किसी को वीडियो चाहिए ले लो। लेकिन बात यह कि वो अपना हक मांग रहे हैं कि हम 7 दिन से भूखे थे, हमारी मर्जी से आफत नहीं आई है, ये आफत आई थी, खाना तो दे दो। ये हमारे पाँव हैं, नीचे सुराख हो गए, हम कांटों पे चल रहे हैं, चप्पल नहीं पहन सकते सैलाब में, चप्पल जम जाती है अंदर, 1.5 फीट मिट्टी है। तो बात इस वक्त इतनी सी है, कोई ऐसा मेगा ऑपरेशन होना चाहिए कि 10-10 हज़ार खाने के ट्रक रवाना हो, उन लोगों तक पहुंचे। कितनी कश्तियां लेनी है हम खरीदते हैं। मैं छोटा सा इदारा होकर बोल रहा हूं कि जो ट्रक भेजेगा पैसे मुझसे लो, तो आए सब जुड़ जाएं, सब एक जगह बैठ जाएं। जिसकी जो देखिए, जिस तरह आर्मी ऑफर कर रही है कि हम हेलीकॉप्टर आपको दे रहे हैं, नेवी कह रही है कश्ती दे रही है, मुखैर हजरात आए, बिल्डर्स आए, सेठ आए, कंपनियों के मालिकान आए, बिजनेस टाइकॉन आए, जिनके पूरे पूरे शहर जिन्होंने बनाए आए ना। अभी किस चीज की, जब हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हम अपील करें। ये बड़ी फैसली साहब, आप भी कफन चाहिए। फैसली साहब, आप भी समझते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला रेडी फूड का है, कि तैयार खाना उन तक पहुंचाने का है, बजाय इसके कि इस बात का सोचा जाए कि ये बाद में रिहेबिलिटेशन और उसमें लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। अभी सबसे पहली जो तरजीह है वो यही होनी चाहिए। बिल्कुल खाने की जरूरत है, पके हुए खाने की बिल्कुल जरूरत है। मकामी लोग अच्छे खासे पैमाने पे जो है वो कर रहे हैं, कुछ एग्जॉस्ट भी हो गए हैं, कुछ कर भी रहे हैं। और हम जब जाते हैं तो वो शिकायत करते हैं कि यार इस कैंप में जो है वो हम पिछले 12 दिन से 15 दिन से खाना दे रहे हैं और कोई भी मदद के लिए नहीं आया। आप जो है वो बहुत लेट आए, हमसे आज भी वो शिकायत करते हैं और हमें शर्मिंदगी होती है और हम कहते हैं कि हम मजबूर हैं। हमारे वसाइल जो है वो इतने नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पे एक साथ जो है वो हम मदद कर सकें। 2010 के जो सैलाब था उसमें वो जो सैलाब था वो एक डिस्ट्रिक्ट को 8-8, 10-10 दिन बाद जो है वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता था। तो ये तो यकमुश्त जो है वो एक साथ 15-20 डिस्ट्रिक्ट्स को इसने डिस्ट्रॉय किया है और यकमुश्त इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो अफेक्टेड हुई है। सारे रिसोर्सेज मिला के भी जो है वो हम इनकी मदद नहीं कर सकते। हुकूमत पूरी ताकत के साथ भी इनकी मदद नहीं कर सकती और हुकूमत के खजाने खाली हैं, हमें ये ज़हन में रखना चाहिए। तो हमें जो है वो इनकी हर तरह से मदद करनी चाहिए जैसे भी हो सके। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। इमदाद के सैलाब मुतासरीन इस वक्त मुंतज़िर हैं, खाने पीने की अशिया हों, बीमारियों के मसाइल हैं, टेंट के मसाइल हैं और फ़ौरी इमदाद की ज़रूरत है। तंजीमें काम कर रही हैं और आपकी इमदाद वहाँ तक पहुँचाने के लिए तैयार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।